हेलो भाई, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल करियर अड्डा 2.0 पे। मैं उदय प्रताप आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके इस प्यारे से चैनल पे। देखिए, अभी हम लोग इस चैनल को बहुत ही जल्दी स्टार्ट किए हैं और बहुत अच्छे से आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत खुशी हो रही है। और मैं आपको आज बायोलॉजी का टॉपिक पढ़ाऊंगा, एकदम शुरुआत से पढ़ाऊंगा। जो बंदा कभी बायोलॉजी पढ़ा नहीं है, आज मेरा यह पहला लेक्चर देखे, पूरा देखे। कभी आपने ज़िंदगी में बायोलॉजी नहीं पढ़ी है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आज से ये जान लीजिए कि अगर आपको बायोलॉजी सीखना है तो यहाँ से सीख सकते हैं। मैं उदय प्रताप आपको पढ़ाऊंगा। पहले सेल, आज एकदम सबसे बेसिक से स्टार्ट करेंगे सेल के बारे में। सेल से हम आपको पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। सेल मतलब होता है कोशिका, यहीं से बायोलॉजी की स्टार्ट होती है। अगर आपको बायोलॉजी पढ़ना है तो सबसे पहले आपको सेल आना चाहिए, ठीक है। चलिए, ज़्यादा देर न करते हुए आपको सेल के बारे में हम ले चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। और आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। कैसा लगता है मेरा पढ़ाने का तरीका, कैसा लगता है वीडियो, ये तरीका आपको अच्छा लगेगा तो वो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम सेल। सेल मतलब होता है मेरे भाई कोशिका। सेल मिस होता है कोशिका, कोशिका, ध्यान दीजिएगा। सेल मतलब होता है कोशिका। अब मेन बात है कि कोशिका की परिभाषा क्या होती है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि कोशिका की परिभाषा क्या होती है, कोशिका कहते किसको हैं, क्या होता है। ध्यान दीजिए, अगर आप सेल के बारे में, पहली बात, आप अगर सेल के बारे में स्टडी करना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहली बात कि सेल की जो स्टडी होती है, सेल का जो अध्ययन होता है। अच्छा देखिए, इस क्लास को ऐसा नहीं है कि 9th-10th का ही पढ़ सकता है, ऐसा नहीं है। ये पूरे कंपटीशन लेवल तक जाएगा। अब मैं कंपटीशन लेवल को ध्यान में रख के और 9th-10th का बोर्ड ध्यान में रख के पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। स्टडी इसका मतलब होता है अध्ययन। अध्ययन, इसके अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं, ध्यान दीजिए। ये जो सेल है, सेल के स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो सेल के स्टडी को बोलते हैं साइटोलॉजी। आपने अगर मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। लॉजी शब्द का मैंने मतलब बताया था, अध्ययन होता है, ठीक है ना। तो स्टडी क्या कहलाती है, साइटोलॉजी कहलाती है, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं कोशिका के डेफिनेशन के बारे में। कोशिका का डेफिनेशन क्या होता है, देखिए। कोशिका का जो डेफिनेशन होता है, परिभाषा, हिंदी में बोलते हैं परिभाषा। जो कोशिका की परिभाषा होती है, ध्यान समझिएगा। ये जो सेल होती है ना, हम लोग का बॉडी बनता है, ध्यान दीजिए। अगर मान लीजिए किसी बच्चे का जन्म होता होगा तो कैसे होता होगा, कैसे होता होगा, देखिए। सबसे पहली बात, एक मेल होता है, ठीक, एक फीमेल होता है, ठीक, फीमेल होता है, एक मेल होता है, एक फीमेल होता है, मेल और फीमेल। मेल का स्पर्म, मेल का क्या, स्पर्म, मैं सब कुछ पढ़ाऊंगा, स्पर्म, ठीक है। स्पर्म का मतलब होता है शुक्राणु, ठीक है। मेल का होता है शुक्राणु, ठीक। और फीमेल का होता है ओव्यूम, ओव्यूम, ओव्यूम का मतलब होता है अंडाणु, ठीक है। फीमेल का होता है अंडाणु। जब ये एक दोनों साथ जाइगोट बनाते हैं तो होता है फर्टिलाइजेशन, ठीक। फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन होता है। तो फिर धीरे 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 क्या बनने लगती हैं उस बॉडी में, उस बच्चे के सारी की सारी सेल बनना स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। सेल के बाद क्या बनता है, टिश्यू बनता है। क्या बनता है, टिश्यू। टिश्यू का मतलब होता है ऊतक, टिश्यू को बोलते हैं ऊतक, ठीक है। टिश्यू को बोलते हैं ऊतक। देखिए ऊतक क्या क्या हो सकता है। ऊतक देखिए, जैसे आपके शरीर में हड्डी है, बोन, बोन है, ये ऊतक है। आपके शरीर में मसल्स है, मसल्स है, वो क्या है, ऊतक है, ठीक है ना। आपके शरीर में ब्लड है, ब्लड क्या है, आगे मैं आपको सब पढ़ाऊंगा। ब्लड क्या है, मसल्स क्या है, बोन्स क्या है। जैसे ब्लड है, कनेक्टिंग टिश्यू है, ठीक है ना। अच्छा, आपके ब्लड बना, आपके शरीर में क्या बनेंगे, रिब्स। रिब्स का मतलब होता है पसली, रिब्स का मतलब होता है पसली। सुने हैं ना, पसली, हड्डियों से थोड़ी कमजोर होती है पसली, ठीक है ना। लोग नहीं कहते हैं आपकी हड्डी पसली तोड़ देंगे, तो वही पसली, ठीक है ना। उसके बाद उपास्थि भी बनती है, कार्टिलेज, ठीक है, कार्टिलेज बनती हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं, टिश्यू। तो सबसे पहले क्या बना, सेल, सेल के बाद क्या बनेगा, टिश्यू, ठीक है। टिश्यू के बाद क्या बनेगा, तो टिश्यू के बाद बनेगा आपका ऑर्गन। टिश्यू के बाद बनेगा ऑर्गन, टिश्यू के बाद बनेगा ऑर्गन। ऑर्गन मतलब तो अंग। आपके शरीर में धीरे धीरे अंग बनना स्टार्ट होगा। जैसे हाथ बनेगा, पैर बनेगा, है ना, सर बनेगा, धीरे धीरे सब कुछ बनना स्टार्ट होगा। इसको बोलते हैं आर्गन, ठीक है। अच्छा, आप ध्यान दीजिए, आर्गन के बाद क्या बनेगा, ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन के बाद क्या बनेगा, ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम का मतलब होता है अंग तंत्र। अंग तंत्र, इसको हिंदी में बोलते हैं अंग
तंत्र, ठीक है, ऑर्गन सिस्टम बनेगा। अच्छा, ऑर्गन सिस्टम में जैसे आप लोग जानते हैं जैसे क्या हुआ भाई, ठीक, ऑर्गन सिस्टम, अंग तंत्र, ध्यान दीजिए, अंग तंत्र में क्या बनेगा, जैसे परिवहन तंत्र बनेगा कि आपके शरीर में क्या क्या बहता है, परिवहन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र बनेगा, उत्सर्जन तंत्र, इसको बोलते हैं एक्सक्रेटरी सिस्टम, ठीक है ना, उत्सर्जन तंत्र। इसी तरह से प्रजनन तंत्र, इसी तरह से प्रजनन तंत्र है ना, प्रजनन तंत्र, ऐसे बहुत सारी चीज़ें बनेंगी, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, अंग तंत्र के बाद क्या बनेगा, आपकी बॉडी बनेगी, क्या बनेगी, बॉडी, बॉडी मतलब शरीर, शरीर के बाद क्या मिलेगा, तब आपको एक मिलेगा जीवन, क्या मिलेगा, जीवन, सब कुछ पढ़ाएंगे आपको। तो ध्यान दीजिए मेरी बात को कि देखिए सेल क्या काम की है, सेल क्या काम की है, ध्यान दीजिए, सेल का काम की है। देखिए मैंने बताया आपको कि पहले मेल होता है, फीमेल होती है, इन दोनों का मिलता है स्पर्म और ओव्यूम, तो जाइगोट बनाते हैं, तो क्या बनता है, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद बना सेल, सेल के बाद टिश्यू, टिश्यू के बाद बना ऑर्गन, ऑर्गन के बाद बना ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम के बाद बना बॉडी, बॉडी के बाद बना जीवन, जीवन मतलब लाइफ, जीवन मतलब लाइफ। तो एक बात देखिए, सेल को हम क्या कह सकते हैं, सेल इज द बेसिक, सबसे पहले देखिए ये सेल बना, ये भी सेल ही है, ये भी सेल है। तो सेल के बारे में आप समझ सकते हैं कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, यानी जो जीवन की सबसे शुरुआत की इकाई होती है, मूल इकाई होती है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, सेल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेल। देखिए ये जीवन है, जीवन से पहले ये चक्र देख रहे हैं ना, ये जीवन से पहले क्या था, ये पहले सेल था। द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, इसके बाद मैं आगे टॉपिक बढ़ाता हूँ सेल के परिभाषा के बारे में, ठीक है, हट जाता हूँ, ले लीजिए आप लोग, ठीक। देखिए अब हम पढ़ेंगे क्या, सेल के, देखिए सबसे पहले मैंने बात आपको बताई, सेल की स्टडी क्या कहलाती है, सेल की स्टडी साइटोलॉजी कहलाती है, इसका डेफिनेशन मैं आपको दूंगा, अभी मैंने बताया है, एक ढांचा तैयार किया है, अभी मैं आपको बताऊंगा। देखिए चलिए कलर चेंज करके, हम क्या पढ़ रहे हैं, सेल, सेल मतलब कोशिका, कोशिका, देखिए कोशिका, सबसे पहले कोशिका का स्टडी हमने आपको बताया, स्टडी, क्या बताए, साइटोलॉजी, क्या, साइटोलॉजी, समझ में आ रहा है कि नहीं, अब भाई कुछ नहीं पढ़ाया आपको, बस कोशिका का अध्ययन पढ़ाया, साइटोलॉजी कहते हैं। अब इसके बारे में चलेंगे डेफिनेशन, देखिए डेफिनेशन, आप लोग को डेफिनेशन अच्छे से अभी बताए हम कि सेल इज द बेसिक, सेल इज द बेसिक, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। इसको हिंदी में कह सकते हैं कि कोशिका, इसको कह सकते हैं कोशिका जीवन की, कोशिका जीवन की मूलभूत, मूलभूत इकाई, कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई होती है, कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई होती है, समझ में आया कि नहीं, अभी जस्ट मैंने बताया आपको कि सेल बना पहले, उसके बाद देखिए ऑर्गन बना, फिर ऑर्गन सिस्टम बने, फिर बॉडी बनी, तब ना लाइफ आया, तो लाइफ आया तो सबसे पहले कहाँ गया, कोशिका से। द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेकंड आप इसका डेफिनेशन बता सकते हैं, सेकेंड आप इसका डेफिनेशन बता सकते हैं, कह सकते हैं सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल ऑफ लाइफ, जैसे सेल से ही ना हमारा बॉडी बना है, तो स्ट्रक्चर का मतलब होता है संरचना, फंक्शन का मतलब होता है जितना भी हमें संरचना वही सब काम कर रहे हैं, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि सेल इज द स्ट्रक्चरल, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एंड functional, cell is the structural and functional of life, cell is the functional, structural and the functional of life। हिंदी में इसको बोलते हैं कि कोशिका, कोशिका जीवन की, जीवन की मूलभूत, मूलभूत इकाई होती है, कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई होती है,
कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई होती है। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ एंड सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल ऑफ लाइफ। ठीक है, तो ये बात है हमारी कोशिका का डेफिनेशन के बारे में। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका का डेफिनेशन क्या कहलाता है? देखिए, विज्ञान में आप किसी भी चीज़ का अध्ययन करेंगे ना, तो आपको उसका अध्ययन का नाम याद करना पड़ेगा। जैसे सेल का अध्ययन होता है साइटोलॉजी, फेफड़े का होता है पुल्मोनोलॉजी, मैं आपको सारा लिखवाऊंगा। ब्रेन का होता है न्यूरोलॉजी, फेफड़े का होता है जो कि फेफड़े का पुल्मोनोलॉजी बताया ही आपको। जैसे आपको किडनी का होता है नेफ्रोलॉजी। मैं सारी की सारी आपको बल्कि इसी वीडियो में मैं आपको लिखवा देता हूँ कि कौन कौन क्या क्या अध्ययन होता है। तो ये है कोशिका का डेफिनेशन। अब आगे बात करते हैं। देखिए, इस चीज़ को लिख लीजिएगा वरना मैं पीडीएफ आपको दे दूंगा। देखिए, अब हम इसके बाद बात करेंगे। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि कोशिका थी, जो कोशिका की खोज किसने की थी? तो कोशिका का खोज यानी डिस्कवरी, तो डिस्कवर बाई, इसकी जो खोज किए थे, डिस्कवर्ड बाई, कोशिका की खोज करने वाले सबसे पहले जो कोशिका की खोज किए थे उनका नाम था रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। रॉबर्ट हुक, ठीक, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका की खोज की थी, लेकिन बड़े तकलीफ की बात हुई मेरे भाई कि कोशिका की खोज उन्होंने कर दी, लेकिन ये कोशिका कैसी थी? ये कोशिका कैसी थी? ये जिंदा नहीं थी मेरे भाई, ये कोशिका मरी हुई थी, डेड सेल थी, मरी हुई थी। ये कोशिका मरी हुई थी, यानी डेड सेल हुई थी। वो डेड सेल मरी हुई थी। इनको बड़ा झटका लगा भाई कि हमने खोज किया, मरी हुई थी। अच्छा, वो किसमें थी? तो वो आपने नाम सुना होगा कॉर्क। कॉर्क जानते हैं क्या होता है? कॉर्क, CORC, कॉर्क। कॉर्क में किए थे। कॉर्क में किसके मतलब, इसका मतलब होता है हाड़ा का छत्ता। देखें कि नहीं, हाड़ा का छत्ता। हाड़ा का छत्ता, जो हाड़ा जिसे पेड़ों पे आप देखे होंगे कि वो हाड़ा बैठते हैं ना, पीला पीला होते हैं, तो वही क्या किए थे, उसी में छोड़ के चले गए थे, उसी में उन्होंने खोज किया। तो खोज किया, लेकिन वो क्या हुए? मरे हुए थे। ठीक है, तो इनको बड़ी झटका लगा। फिर इनके भाई साहब आए, उनका नाम था, इनके भाई साहब आए, उनका नाम था एंटोनी लुवेनहॉक। एक भाई साहब आए इनके, एंटोनी लुवेनहॉक। एंटोनी लुवेनहॉक, एंटोनी लुवेनहॉक जी आए। बोले रोता काहे है मेरे भाई? एंटोनी लुवेनहॉक, लुवेनहॉक बोले भाई मेरे रोता काहे है, मैं हूँ ना, जिंदा हूँ, जिंदा कोशिका की खोज करूँगा। तो अब हमको पढ़ना है एंटोनी लुवेनहॉक के बारे में। तो एंटोनी लुवेनहॉक आए, तो इन्होंने जो है कि जीवित कोशिका की खोज की। बोला रोइए मत आप रॉबर्ट हुक जी, मैं हूँ, जीवित कोशिका की खोज कर दूंगा। ठीक है, आप रोइए ना प्लीज। तो इन्होंने क्या किया? जीवित कोशिका की खोज की। जीवित कोशिका की खोज की, जीवित कोशिका की खोज की। किसने? एंटोनी लुवेनहॉक ने। ठीक है, एंटोनी लुवेनहॉक ने, एंटोनी लुवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की। अच्छा, जीवित थी तो ध्यान दीजिए, जैसे ये मरी थी तो किसमें थी? कॉर्क में थी। इनकी जीवित थी तो किसमें थी? ध्यान दीजिए, इनकी जीवित जो थी तो वो दो चीज़ों में थी। एक प्लांट्स में किसमें किए? एक प्लांट्स में किसने किए, यानी पादप में किसमें किए? देखिए, प्लांट्स को पौधा नहीं बोलते, पौधा उर्दू शब्द है, पादप हिंदी शब्द है। एक पादप में किए और एक किए आपका एनिमल में। एक प्लांट्स में किए और एक किए एनिमल में, यानी जंतु में। ठीक है, तो प्लांट्स में किस में किए? तो प्लांट्स में देखिए, नीले नीले नीले, चलिए देखिए, प्लांट्स में किस में किए? तो प्लांट्स में किए आपके अनियन बड में। अनियन बड, अनियन बड्स में किए। अनियन बड का मतलब था प्याज के छिलके में किए, प्याज के छिलके में किए। ठीक, प्याज के छिलके में किए। और जंतु में किस में किए? तो जंतु में किए मंकी, मंकी बंदर के, मंकी टीथ में किए, बंदर के दांत में किए। बंदर, बंदर के दांत में किए, समझे बंदरों? बंदर के दांत में किए, बंदर के दांत में किए। बोलो समझ में आ रहा है? मज़ा आ रहा है पढ़ने में? मैंने क्या आपको बताया? सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल ऑफ लाइफ। कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई होती है।
कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है, और जो कि इसकी खोज किए थे सबसे पहले किए थे रॉबर्ट हुक ने, लेकिन वो कैसी थी, मरी हुई थी। किस कैसी थी, मरी हुई थी। आए एंटोनी लुएनहाक, बोले भैया रो मत, मर गई तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग हैं ना। तो एंटोनी लुएनहाक जी आए, उन्होंने क्या किया, जीवित कोशिका की खोज की। जीवित कोशिका की खोज की तो जीवित कोशिका में दो चीज़ में की, किसमें की, एक खे प्लांट्स में किए, किसमें, अनियन बर्ड में, प्याज के छिलके में, और जो है कि एनिमल में किसमें किए, एनिमल में मंकी के दांत में किए। ये किए उन्होंने खोज। समझ में आई मेरी बात। तो ये था। अब आपको पढ़ना है कि कौन सी सेल जो है कि सबसे दुनिया में बड़ी होती है, कौन सी सेल सबसे दुनिया में छोटी होती है, कौन सी सेल दुनिया में बड़ी होती है, कौन सी छोटी होती है। अब आपको एक एक सेल के बारे में पढ़ना है। कोशिका, देखिए समझ में आ रहा है कि नहीं, देखते रहिए। पर नंबर 1 पॉइंट ना, नंबर 1 देखिए, ध्यान से समझिए। लार्जेस्ट सेल इन यूनिवर्स, लार्जेस्ट सेल इन यूनिवर्स, मतलब इसका है कि ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड, देखिए ब्रह्मांड कैसे लिखा जा रहा है, देखिए ब्रह्मांड, ये ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड, या ब्रह्मांड में सबसे, ब्रह्मांड में सबसे बड़ी कोशिका क्या है, ब्रह्मांड में सबसे बड़ी, है ना पॉइंट की बात, कि पूरे ब्रह्मांड में सबसे बड़ी कोशिका क्या है। अच्छा, इसके बाद बात करेंगे कि ब्रह्मांड में सबसे बड़ी कोशिका क्या है। उसी तरह से स्मॉलेस्ट सेल इन यूनिवर्स, स्मॉलेस्ट सेल इन यूनिवर्स, स्मॉलेस्ट सेल इन यूनिवर्स, मतलब ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड में सबसे छोटी कोशिका, ब्रह्मांड में सबसे छोटी कोशिका क्या है, ध्यान दीजिए, ब्रह्मांड में सबसे छोटी कोशिका क्या है। पूरे ब्रह्मांड में सबसे छोटी कोशिका क्या है, तो दोनों का आंसर सुनिए ध्यान से। पूरे ब्रह्मांड में अगर मैं बात करूं कि सबसे बड़ी जो कोशिका है, पूरे ब्रह्मांड में सबसे बड़ी कोशिका है, वो है ऑस्ट्रिच एग, ऑस्ट्रिच एग, इसका मतलब होता है शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा। ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड में सबसे छोटी जो कोशिका है वह है शुतुरमुर्ग का अंडा। अब पूरे ब्रह्मांड में सबसे, सॉरी, बड़ी कोशिका है, पूरे ब्रह्मांड में सबसे अगर छोटी कोशिका है तो वो बैक्टीरिया में पाई जाती है, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया यानी जीवाणु में पाई जाती है। उसका क्या नाम है, बैक्टीरिया में पाई जाती है, उसका क्या नाम है, ध्यान से देखिए, जीवाणु में पाई जाती है, जीवाणु में। उसका नाम है, उसका बड़ा प्यारा सा नाम है, टेढ़ा है पर मेरा है, याद कर लेना, है ना। इसका नाम है, रंग दूसरा चेंज करते हैं, हु लाल, उसका नाम है इलेक्ट्रो गैलेस्पेक्टम, गैलेस्पेक्टम, गैलेस गैलेस्पेक्टम, गैलेस्पेक्टम, माइकोप्लाज्म गैलेस्पेक्टम इसका पूरा नाम है, माइकोप्लाज्म गैलेस्पेक्टम, इसका पूरा नाम है माइकोप्लाज्म गैलेस्पेक्टम। यहाँ से लिख देते हैं, देखिएगा, माइकोप्लाज्म गैलेस्पेक्टम, माइकोप्लाज्म गैलेस्पेक्टम, माइकोप्लाज्म गैलेस्पेक्टम, माइकोप्लाज्म गैलेस्पेक्टम। ध्यान से, एकदम अस्थिर, एकदम दिमाग से, स्थिर दिल दिमाग से पढ़िएगा, आपको अच्छे से सब समझ में आएगा, है ना। माइकोप्लाज्म गैलेस्पेक्टम इसका पूरा नाम है। ठीक, आगे देखते हैं। तो ये मैंने बताया स्मॉलेस्ट सेल इन यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड में सबसे बड़ी कोशिका, सॉरी लार्जेस्ट, और इसके बाद स्मॉलेस्ट बताए। अब इसके बाद हमको पढ़ना है कि पूरे ब्रह्मांड में, तो बता ही दिए
पूरे ब्रह्मांड में तो बता ही दिया। अब हमको पढ़ना है लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन, लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन। मानव शरीर में, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका। फिर इसके बाद हमें पढ़ना है स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन, स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन मतलब मानव शरीर की, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका। एकदम ध्यान से समझते रहिए, समझ में आ रहा है ना, सबसे कितनी छोटी छोटी बातें हैं, यही सेल में पढ़नी, यही बायोलॉजी है। बहुत बड़ी टॉपिक थोड़ी है बायोलॉजी, है ना। बस आप मन से आप टाइम देते रहिएगा, टाइम दिए बिना देखो कुछ नहीं होता मेरे भाई। चाहे मैं सीखा हूँ, चाहे जितने लोग पढ़ा रहे हैं, चाहे जितने लोग पढ़ रहे हैं, बिना टाइम दिए इस पृथ्वी पर किसी को कुछ नहीं होने वाला है। आप जिस चीज़ में टाइम देंगे वो चीज़ आपका होगा। ध्यान दीजिए, मानव शरीर की सबसे छोटी जो कोशिका होती है, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका होती है और मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। देखिए, मानव शरीर की सबसे जो बड़ी कोशिका होती है उसका नाम है, मानव शरीर की जो सबसे बड़ी कोशिका है उसका नाम है न्यूरॉन सेल, न्यूरॉन सेल। इसको बोलते हैं तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका। मानव शरीर की जो सबसे लंबी सेल है तंत्रिका कोशिका। ये कहाँ पाई जाती है भैया? तो ये पाई जाती है आपके ब्रेन में। ये कहाँ पाई जाती है? ब्रेन में। अच्छा, स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका। तो मानव शरीर की जो सबसे छोटी कोशिका होती है वो होती स्पर्म, स्पर्म। स्पर्म शुक्राणु, मुख्य जनन पदार्थ है, मुख्य जनन पदार्थ है शुक्राणु, ठीक है ना। एक बात आती है, मानव शरीर की सबसे बिगेस्ट सेल, सबसे बड़ी कोशिका, ध्यान दीजिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, यहाँ मैं लिख देता हूँ बिगेस्ट सेल, ठीक है। बिगेस्ट, मानव शरीर की सबसे बड़ी जो कोशिका होती है वो होती है ओव्यूम, ओव्यूम। ओव्यूम का मतलब था अंडाणु, अंडाणु। ध्यान दीजिए, सबसे बड़ी है और ये सबसे लंबी है, दोनों में डिफरेंस है। ये सबसे लंबी है और ये सबसे बड़ी है। ये ओनली मेल नहीं, फीमेल में पाया जाता है, ओनली फीमेल में पाया जाता है। ये केवल फीमेल में पाई जाती है। बोलिए, बात समझ में आ रही है? तो क्या होता है सबसे बड़ी कोशिका, क्या होती है सबसे छोटी कोशिका, क्या होती है दुनिया में सबसे बड़ी कोशिका, क्या होती है दुनिया में सबसे छोटी, मानव शरीर में बड़ी, मानव शरीर में लंबी, मानव शरीर में छोटी। ये था आपका कोशिका के बारे में। अब आगे बात करते हैं, कोशिका का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। कोशिका का टॉपिक चल रहा है, अब कोशिका के बारे में अच्छे से एकदम बेसिक से पढ़ते रहते हैं, ठीक है ना। देखिए आगे चलते हैं, देखिएगा ध्यान से, एकदम पढ़ते रहिए मन से तन से। देखिए अब हम बात करेंगे, अब हम बात करेंगे कोशिका बनी किससे है कोशिका के कौन कौन से अंग होते हैं, ठीक है। कोशिका बनी किससे है, कोशिका के कौन कौन अंग होते हैं। थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, नहीं और घटा लेते हैं। सेल, कोशिका, कोशिका बनी किसके? सबसे पहले ऑर्गन ऑफ सेल, कोशिका के अंग। देखिए, ऑर्गन्स ऑफ सेल, ऑर्गन सेल या सेल ऑर्गन, ऑर्गन ऑफ सेल। कोशिका के अंग, कोशिका के अंग। अब हम बात करते हैं कोशिका के कौन कौन से अंग होते हैं। ध्यान से बस समझते रहिएगा कि कोशिका के अंग कौन कौन से होते हैं। देखिए पहली बात, कोई भी अगर कोशिका बनी है, कोई भी, देखिए कोशिका बहुत माइक्रो चीज़ है, बहुत सूक्ष्म चीज़ें हैं। इस कोशिका को हम नंग आंखों से नहीं देख सकते। मान लीजिए मैंने इतना मार्क किया, देख रहे हैं ना, ये मार्क आपको दिखाई दे रहा है, ये मार्क दिखाई दे रहा है, देखते हैं दिखाई दे रहा है कि नहीं। हाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। ये मार्क जितना मैंने किया, इसमें अगर मैं काउंटिंग करूं कि सेल कितने हैं, इसमें कम से कम 100 कोशिकाएं हैं। सोचिए कितनी सूक्ष्म है, इसमें कम से कम 100 कोशिकाएं हैं, इतनी सूक्ष्म होती है कोशिका।
ठीक है, 100 कोशिकाएं। अब समझिए कोशिका, तो कोशिका के अंग कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहले बात ध्यान दीजिए, कोशिका जो बनी है 3 अंगों से बनी है। 3 मतलब कोशिका के जो अंग होते हैं, प्रमुख 3 अंग होते हैं। एक होता है आपका कोशिका कला, एक होता है कोशिका कला, एक होता है कोशिका कला, ठीक, कोशिका कला। इसके बाद होता है केंद्रक, न्यूक्लियस, केंद्रक, ठीक है। और उसके बाद होता है जीव द्रव्य, जीव द्रव्य, ठीक है ना। ये कोशिका कला में आगे बात करेंगे। तो कोशिका कला में क्या क्या आता है, ध्यान दीजिए। कोशिका कला में जो आता है आपका, क्या क्या पढ़ना है आपको, कोशिका कला में आपको जो पढ़ना है, जैसे कोशिका कला में कोशिका झिल्ली होती है, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली होती है, सेल मेम्ब्रेन, ठीक। इसके बाद आता कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति, कोशिका जो भित्ति होती है इसको बोलते हैं सेल वॉल, सेल वॉल, है ना। ये चीज होता है कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली, ठीक। अच्छा, आगे देखिए, हाँ, अब केंद्रक, केंद्रक का कहाँ से लिखा दिया भाई, केंद्रक, ठीक है ना। ये होता है कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति। अब उसके बाद केंद्रक पढ़ना है, जीव द्रव्य पढ़ना है। तो सबसे पहले हम उठाएंगे कोशिका झिल्ली से, एक एक चीज के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पढ़ाएंगे सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली। अब हमको पढ़ना है कोशिका झिल्ली के बारे में, ध्यान दीजिए। जो कोशिका झिल्ली होती है, मान लीजिए मान लीजिए मान लीजिए मान लीजिए मान लीजिए मान लीजिए कि ये है आपका सेल, ठीक है। मान लीजिए ये आपका है सेल, ये आपका है सेल, ठीक है। सेल जैसे मान लीजिए मैं बनाता हूँ, कौन सा कलर लूँ, कौन सा, चलो ब्लैक ले लेता हूँ। ये मान लीजिए मैंने बनाया आपको सेल, ठीक, सेल है मान लीजिए, ठीक है ना। ऐसे सेल लगभग होती है। इसके बाद ये बीच में जो देख रहे हो ये होता है न्यूक्लियस, ठीक है, ये होता है न्यूक्लियस, थर्ड, ये होता है न्यूक्लियस, ठीक। ये सेल है, सेल के बीच में होता है न्यूक्लियस, ठीक है ना। तो सेल है, सेल के बीच में होता है न्यूक्लियस। तो जो कोशिका झिल्ली होती है, पहली बात तो दे यार, देखो ये प्लांट्स यानी पादप, ये प्लांट्स और प्लस एनिमल दोनों में पाया जाता है। प्लांट्स में पाया जाता है और एनिमल में भी पाया जाता है। ये सबसे जो बना होता है, ये मेड बाई ये जो बना होता है, इस बना होता है फास्फोलिपिड्स का, इसका फास्फोलिपिड्स, ये बना होता है फास्फोलिपिड्स का, फास्फोलिपिड्स, फास्फोलिपिड्स का ये बना होता है। कौन, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है ना। ये प्लांट्स में पाया जाता है और एनिमल में पाया जाता है। ये फास्फोलिपिड्स का बना होता है। अच्छा, इसका जो मेन काम होता है, इसका जो मेन वर्क होता है, मेन इसका फंक्शन जो होता है, जो इसका मेन फंक्शन होता है, इसका फंक्शन जो होता है, इसका कार्य जो होता है, इसका कार्य, जो कोशिका झिल्ली है इसका काम होता है, जो प्रोटेक्शन का काम होता है। प्रोटेक्शन मतलब होता है सुरक्षा देने का काम, प्रोटेक्शन। कितना मिटाना पड़ रहा है यार, प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन का काम होता है, यानी सुरक्षा देने का काम करता है। सुरक्षा कैसे देता है भैया, कोई भी, ध्यान दीजिए, हानिकारक पदार्थ ना तो अंदर जा सकते हैं और कोई भी लाभदायक पदार्थ ना तो बाहर आ सकते हैं। दोनों बात, ना तो हानिकारक पदार्थ अंदर जाएंगे और ना लाभदायक पदार्थ वहां से बाहर जाएंगे। ये होता है कोशिका झिल्ली का काम। तो आपको उम्मीद करते हैं कोशिका झिल्ली समझ में आई होगी। कोशिका झिल्ली इसके ऊपर ऊपर होता है, ठीक है ना, ऐसे होता है, ऐसे इसके ऊपर होता है कोशिका झिल्ली, ऐसे इसका सुरक्षा कवच होता है मेम्ब्रेन की तरह, ठीक है ना। कोशिका झिल्ली, झिल्ली का मतलब होता है भैया देखो मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन मतलब प्लास्टिक, जैसे प्लास्टिक नहीं होता है, मतलब झिल्ली होता है, इसका सुरक्षा कवच होता है।
ठीक है ना। ये बात उम्मीद करते हैं आपको समझ में आई होगी। तो पहला हमने आपको पढ़ाया सेल मेम्ब्रेन। अब इसके बाद बात करेंगे कोशिका भित्ति के बारे में। कोशिका भित्ति का मतलब होता है कोशिका झिल्ली, ध्यान, अरे कोशिका भित्ति होता है सेल वॉल। आगे देखते हैं, देखिए अब हमको पढ़ना है सेल वॉल। देखिए वॉल मतलब कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति, इसको बोलते हैं हम लोग सेल वॉल, कोशिका भित्ति। सबसे पहली बात, जैसे मान लीजिए कि ये सेल है, ठीक है, ये सेल है, ये सेल का न्यूक्लियस है, ठीक, सेल है और सेल का न्यूक्लियस है। तो ये सेल का देखो सेल है, मैंने आपको बताया था पहली पॉइंट्स सेल वॉल में कि सेल वॉल जो होती है, सॉरी सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन प्लांट्स और एनिमल दोनों में पाया जाता है, लेकिन दे आर फाउंड इन ओनली प्लांट्स, यह केवल प्लांट्स में ही पाया जाता है, यह केवल प्लांट्स में ही पाया जाता है, यह केवल प्लांट्स में पाया, देखो यह केवल पादपों में पाया जाता है, यह केवल प्लांट्स में पाया जाता है, प्लांट्स में पाया जाता है, पाया जाता है, यह केवल प्लांट्स में पाया जाता है। देखिए ये प्लांट्स का बाहरी आवरण होता है, ये प्लांट्स का बाहरी आवरण होता है, ये प्लांट्स में, केवल प्लांट्स में होता है, ये केवल प्लांट्स में होता है। अच्छा मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी, अभी जस्ट आपको पढ़ा के हटाए हैं कि भैया भैया जो सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन, जो सेल मेम्ब्रेन होती है, तो मैंने आपको बताया ये भी होते हैं। देखिए जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये प्लांट्स में पाई जाती है, प्लांट्स में भी और एनिमल में भी पाई जाती है, प्लांट्स और एनिमल दोनों में पाई जाती है, ठीक है। तो देखिए जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन जो होता है ये एनिमल का आउटर लेयर, एनिमल का आउटर लेयर, यानी एनिमल यानी जंतु कोशिका, एनिमल सेल का जंतु कोशिका का बाहरी आवरण होता है ना। लेकिन प्लांट्स का ये आंतरिक आवरण होता है। क्यों? क्योंकि प्लांट्स में सबसे ऊपर क्या पाया गया है, मैंने आपको अभी बताया कि सेल वॉल पाई, वॉल मतलब भित्ति, भित्ति मतलब दीवार, इसके ऊपर सेल वॉल है, कोशिका भित्ति है। तो कोशिका भित्ति ये केवल प्लांट्स में पाई जाती है, तो ये सबसे ऊपर हो गई, तो समझिए। लेकिन ये जब आएंगे बात सेल मेम्ब्रेन में, तो सेल मेम्ब्रेन में देखिए ध्यान से, वॉल तो पहले ही है, वॉल तो पहले ही है, इसका मतलब कि मेम्ब्रेन अंदर होगा, ठीक है ना। तो सेल मेम्ब्रेन जो होता है, सेल मेम्ब्रेन की बात एक और लिख सकते हैं आप कि कोशिका झिल्ली जो होती है ना, पादपों या पादप कोशिकाओं का आंतरिक आवरण और एनिमल का बाहरी आवरण। क्यों एनिमल का बाहरी आवरण? क्योंकि एनिमल में सेल वॉल पाई ही नहीं जाती है, समझ में आ रहा है। एनिमल में सेल वॉल होती ही नहीं है, तो ये सेल मेम्ब्रेन होगी, तो एनिमल में वो ऊपर हो जाएगा, ठीक है ना। तो कोशिका झिल्ली एनिमल सेल का यानी जंतु कोशिका का ऊपरी आवरण, आउटर लेयर, बाहरी आवरण होता है, ठीक है ना। एनिमल सेल का बाहरी आवरण होता है, जंतु कोशिका का बाहरी आवरण। लेकिन पादप कोशिका का जो होता है ये आंतरिक आवरण होता है। क्यों आंतरिक आवरण? क्योंकि पादप कोशिका में सबसे ऊपर क्या पाया गया है, सबसे पाया गया है कोशिका भित्ति। समझ में आई मेरी बात? कोशिका भित्ति पाई गई है। गर्मी बहुत है। देखिए अच्छा ये बात है, तो ये मैं आपको उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। आगे फिर बात करते हैं, ठीक है। आगे देखिए, आगे अब देखते हैं। हाँ कोशिका यह केवल प्लांट्स में पाया जाता है ना, यह पादप कोशिका का बाहरी आवरण होता है, यह पादप कोशिका का यह पादप कोशिका का बाहरी आवरण यानी आउटर लेयर होता है, बाहरी आवरण, आउटर लेयर होता है, आवरण होता है, यह पादप कोशिका का बाहरी आवरण होता है। अच्छा इसके बाद यह किसका बना होता है? इट्स मेड बाई, यह जो बना होता है मेड बाई सेल्यूलोज, 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 सेल्यूलोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है, ये एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है, ध्यान दीजिएगा, सेल्यूलोहाइड्रेट सेल्यूलोज का बना होता है, ठीक है ना। अच्छा ध्यान दीजिएगा एक बात और, जो सेल्यूलोज होता है ना, इसमें 0% वाटर होता है, पानी की मात्रा एकदम 0% होता है, पानी होता ही नहीं है। जिस चीज़ में जल होता ही नहीं है वो चीज़ बहुत ही सॉलिड हो जाती है, ठीक है ना। तो यह पादप कोशिका का बाहरी आवरण होता है, ठीक है। यह किसका बना होता है? मेड बाई सेल्यूलोज का। अच्छा सेल्यूलोज का बना होता है,
तो इसका मतलब ये है, इसमें पानी की मात्रा 0% नहीं, मतलब 0% होता है। तो यह पादप कोशिका का, यह पादप कोशिका का, यह पादप कोशिका का सबसे सबसे कठोरतम अंग होता है, कठोरतम अंग होता है, अंग होता है। ठीक, यह पादप कोशिका का सबसे कठोरतम अंग होता है। कौन? सेल वॉल। सेल वॉल यह केवल प्लांट्स में पाया जाता है, पहली बात। यह पादप कोशिका का बाहरी आवरण होता है। दूसरी बात, यह जो बना होता है, यह जो बना होता है, यह किसका बना होता है? सेल्यूलोज का। सेल्यूलोज का मतलब तो कार्बोहाइड्रेट होती है। इसमें पानी की मात्रा 0% होती है, पानी की मात्रा 0%, जल की मात्रा 0%। ठीक है, जल की मात्रा 0% होती है। यह पादप कोशिका का सबसे कठोरतम अंग होता है, सबसे कठोर भाग यही होता है। अब बात करेंगे इसका फंक्शन क्या होता है। ध्यान दीजिए, इसका जो फंक्शन होता है, इसका जो फंक्शन होता है, यानी इसका कार्य जो होता है, किसका? सेल वॉल का। तो ये भी प्रोटेक्शन देने का काम करता है, लेकिन ये केवल एक ही चीज को प्रोटेक्शन देगा। ठीक है ना, एक ही चीज को प्रोटेक्शन देगा। प्रोटेक्शन मतलब सुरक्षा देने का कार्य करता है, सुरक्षा देने का कार्य करता है, सुरक्षा का कार्य करता है। ठीक है ना, सुरक्षा कार्य का कैसे करता है? यह भी कार्य करता है, यह भी किसी हानिकारक पदार्थ को बाहर से अंदर नहीं जाने देता है और ना लाभदायक पदार्थ को अंदर से बाहर आने देता है। अच्छा, एक चीज़ देखते हैं थोड़ा, पीछे देखते हैं क्या क्या बताएं आपको। सॉरी 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 सॉरी, देखिए, कोशिका कला में कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति मैंने आपको पढ़ा दिया है। ये केंद्रक होता है, जीव द्रव नहीं होता, कोशिका द्रव होता है। यहाँ मेरे से भूल हुई, कोशिका द्रव होता है, कोशिका द्रव, कोशिका कोशिका द्रव, इसको बना लीजिएगा, गलती से निकल गया मुंह से, कोशिका द्रव्य। ठीक है ना, ये चीज होता है। चलिए देखते हैं आगे। हाँ, तो ये आपको मैंने बताया सेल वॉल। ठीक है, फंक्शन इसका सुरक्षा कार्य करना होता है, यह पादप कोशिका का सबसे कठोरतम अंग होता है। अच्छा, अब हम बात करते हैं, अब हम बात करते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का मतलब होता है केंद्रक, कोशिका का केंद्रक, कोशिका का केंद्रक। ठीक है, देखिए, कोशिका केंद्रक, जैसे मैंने आपको बताया कि ये आपकी सेल है, ये क्या है? सेल है। सेल के ऊपर आपके कोशिका भित्ति होती है, सेल वॉल होती है, उसके नीचे क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन होती है। सबसे जो बीचों बीच में होता है, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस। सबसे बीच में जो होता है न्यूक्लियस, सबसे बीच में जो होता है ये न्यूक्लियस, यह सबसे बीच का भाग होता है, सबसे बीच में या केंद्र में पाया जाता है, सेंटर में पाया जाता है, सबसे बीच में यानी सेंटर में, है ना, सेंटर में पाया जाता है, यह सबसे सेंटर में पाया जाता है। चलिए, सेंटर में पाया जाता है। अच्छा, इसके बाद इसकी जो खोज किए थे, इसकी जो खोज करने वाले थे वो थे आपके रॉबर्ट, रॉबर्ट, उसका जो उसका केंद्रक है, उसकी खोज किए थे रॉबर्ट ने किया था, रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी खोज की थी। रॉबर्ट ब्राउन का मतलब भूअर नहीं, रॉबर्ट ब्राउन, ब्राउन का मतलब भूरा नहीं भाई, इनका नाम था। ठीक है ना, रॉबर्ट ब्राउन थे ना, रॉबर्ट ब्राउन ने खोज किया था किसका? केंद्र का खोज किया था। ठीक है ना, रॉबर्ट ब्राउन ने खोज केंद्र का। सबसे पहले ये जो बना है, तो यह दो प्रकार के एसिडों से मिलकर बना है, यह जो बना है दो प्रकार के एसिडों से मिलकर बना है, यह जो बना है दो प्रकार के एसिडों से मिलकर बना है। एक आपका डीएनए, नाम सुना है, एक डीएनए से और एक डीएनए से और एक आरएनए से बना है। बड़ा डीएनए आरएनए सुन रहे थे, देख लो भैया, डीएनए आरएनए यहीं पे होता है। कहाँ पे? कोशिका के केंद्र में पाया जाता है। क्या? डीएनए और आरएनए। ठीक है ना, तो ये दो प्रकार के एसिडों से मिलकर बना है। अगली पॉइंट जो होगी, यह दो प्रकार के कोशिकाओं, दो प्रकार के, यह दो प्रकार के
दो प्रकार के अम्लों से मिलकर बना है, अम्लों से मिलकर बना है, दो प्रकार के अम्लों से मिलकर बना है। कौन कौन भैया? एक आपका डीएनए और एक आपका आरएनए। दो प्रकार के केंद्रों से मिलकर बना है, डीएनए तथा आरएनए से। ठीक, बड़ा डीएनए आरएनए सुने थे, आज पढ़ भी लो। ठीक है ना, डीएनए और आरएनए बड़ा सुने थे अपने लाइफ में, आज पढ़ भी लो। सबसे बीच में जो पाया जाता है, सेंटर में पाया जाता है, वो क्या बोलते हैं उसको? न्यूक्लियस केंद्रक होता है। इसकी खोज करने वाले रॉबर्ट ब्राउन थे, रॉबर्ट ब्राउन। यह दो प्रकार के अम्लों से मिलकर बना है, डीएनए तथा आरएनए। ध्यान दीजिए, पूरा जो इसका भार होता है, इसका जो पूरा मास होता है, द्रव्यमान, वो सेंटर में होता है। और पूरे कोशिका को ये क्या करता है? इसका जो मेन फंक्शन है, इसका जो मेन फंक्शन है, इसका मेन फंक्शन, इसका जो मेन फंक्शन है, इसका जो मेन फंक्शन है, फंक्शन, इसका जो मेन कार्य है, इसका जो मेन कार्य है वो क्या है? ये सभी कोशिका के सभी अंगों को नियंत्रित करता है ना? सभी कोशिकांगों को कंट्रोल करता है, सभी कोशिकांगों को सभी कोशिकांगों को कंट्रोल करता है, ये नियंत्रित करने का कार्य करता है। कंट्रोल का काम करता है, कंट्रोल यानी नियंत्रण का कार्य करता है, नियंत्रण का कार्य करता है। किसको? नियंत्रण का, नियंत्रण का कार्य। किसको? सभी कोशिकांगों को नियंत्रण का कार्य करता है। इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं, जो केंद्रक होता है, इसीलिए हम लोग केंद्रक को कहते हैं ब्रेन ऑफ सेल। इसी को हम लोग कहते हैं ब्रेन ऑफ सेल। ध्यान दीजिए, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोशिका का मस्तिष्क किसे कहते हैं, ब्रेन ऑफ सेल किसे कहते हैं? तो ब्रेन ऑफ सेल किसे कहते हैं? न्यूक्लियस को। क्यों? क्योंकि ये सबको कंट्रोल करता है। जिस तरह हमारे शरीर में हमारा ब्रेन जो होता है, ये हर एक चीज को कंट्रोल करता है। अगर आपका ब्रेन भ्रष्ट हो जाएगा, आपका ब्रेन गड़बड़ा जाएगा, तो लोग क्या करते हैं? ब्रेन गड़बड़ा जाता है तो लोग रोड पे लत्ता बीनते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है? फालतूगिरी काम करते हैं। तो कौन कंट्रोल करता है? ब्रेन करता है। तो उसी तरह से कोशिका का जो कंट्रोल करता है वो कौन करता है? न्यूक्लियस। यानी कोशिका का जो होता है ये ब्रेन होता है ना? कोशिका का मस्तिष्क होता है। इसीलिए कोशिका का मस्तिष्क इसको कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये कंट्रोल करने का काम करता है। तो ये आपके बारे में बात थी, किसके? कंट्रोल करने का काम करता है। ये आपके बारे में, केंद्र के बारे में थी। अब हम लोग को पढ़ेंगे डीएनए तथा आरएनए। डीएनए और आरएनए के बारे में हम लोग एकदम डिटेल से अभी पढ़ेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। डीएनए और आरएनए, तो इधर मैं आपको बताता हूँ डीएनए, और यहाँ से लाइन कर देता हूँ और इधर आ जाते हैं आरएनए। ये दो चीज़ हमको पढ़नी है और पॉइंट टू पॉइंट पढ़नी है। क्या होता है डीएनए और क्या होता है आरएनए? एक मिनट पानी पी लें। देखिए, सबसे पहले डीएनए की जो फुल फॉर्म होती है, डीएनए का जो फुल फॉर्म होता है, डीएनए का जो फुल फॉर्म होता है, डी से होता है डीऑक्सी, डीऑक्सी। आर से होता है, देखो, राइबोसोम, राइबोज, कुछ भी कह लो आप, डीऑक्सी राइबोसोम न्यूक्लिक, न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीऑक्सी राइबोसोम न्यूक्लिक एसिड। अगर हम इसको हिंदी में करें तो यही चीज लिखेंगे, डीऑक्सी राइबोसोम, राइबोसोम न्यूक्लिक, बस एसिड की जगह हम लोग कह देंगे अम्ल है, सेम, बस। समझ में आया? तो डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीऑक्सी राइबोसोम न्यूक्लिक एसिड। उसी प्रकार से आरएनए का जो नाम है, नंबर फर्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ रहे हैं, आरएनए का नाम है, इसका भी नाम है बस राइबोसोम या राइबोज्म। राइबोसोम कहिए चाहे राइबोज्म कहिए, राइबोसोम या राइबोज न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक
एसिड, इसको भी हम लोग कहेंगे, केवल यही बदल जाएगा अम्ल, और बाकी सब चीज़ें वही रहेंगी। तो डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोसोम न्यूक्लिक एसिड, आरएनए का पूरा नाम केवल राइबोसोम या राइबोज या राइबो, तीनों कह सकते हैं, न्यूक्लिक एसिड, यही चीज़ सिंपल है। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं, इसके बाद आएगा आपका, ये हो गया, और देखिए डीऑक्सी। अच्छा, इसका जो मॉडल दिए थे, मॉडल मतलब समझ रहे हैं, इसका जो कैसा ढांचा है, प्रारूप है, सॉरी, इसका जो कैसा ढांचा है, प्रारूप है, इसका जो मॉडल दिए थे, मॉडल, इसका मॉडल यानी जो प्रारूप है, कैसा बना है, कैसा दिखता है, इसका जो ढांचा दिए थे, उनका नाम था जेम्स वाटसन, जेम्स 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 वाटसन, जेम्स वाटसन, वाटसन एवं क्रिक ने, दो लोगों ने दिया था, जेम्स वाटसन एवं क्रिक ने दिया था, क्रिक ने, ठीक है। इसका मॉडल किसने दिया था? जेम्स वाटसन एवं क्रिक ने। और इसका जो मॉडल देने वाले थे, इसका जो मॉडल देने वाले थे प्रारूप, देखिए जो चीज़ यहाँ मैं बताऊंगा सेम उसी से रिलेटेड वहाँ भी मैं बताऊंगा, आरएनए में भी जो चीज़ यहाँ बताऊंगा सेम चीज़ रिलेटेड यहाँ भी बताऊंगा। इसका जो मॉडल देने वाले थे, प्रारूप देने वाले थे, प्रारूप, उनका नाम था फ्रेडरिक मिसर, फ्रेडरिक मिसर, ठीक है। इसका प्रारूप देने वाले फ्रेडरिक मिसर थे, ठीक है ना। इंग्लिश में भी यही नाम होगा, हिंदी में भी वही नाम होगा। ये देखिए मैं बाईलिंगुअल्स पढ़ा रहा हूँ, आप सीबीएसई हो चाहे यूपी हो, दोनों बोर्ड से आप लोग पढ़ सकते हैं, है ना। ये विशेष एग्जाम के लिए है, कंपटीशन एग्जाम के लिए है। और 9th में देखिए, 9th क्लास में फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है ना, कोशिका, लेकिन हम लोग कंपटीशन में भी वही आता है, ठीक है ना। तो मैं 9th को ही इतना गहराई से बता रहा हूँ, पूरे कंपटीशन लेवल तक, या कंपटीशन लेवल को ही इतना गहराई से बता रहा हूँ कि 9 का भी बच्चा पढ़ सकता है, दोनों बात है, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, मॉडल प्रारूप जेम्स वाटसन एवं क्रिक ने दिया था, और इसका किसने दिया था? फ्रेडरिक मिसर ने दिया था। बोलो बात समझ में आ रही है भैया? इन्होंने कहा था, किसने कहा था? जेम्स वाटसन ने कहा था कि जो आप देख रहे हो डीएनए, वो डीएनए की ढांचा कुछ इस तरह से होती है, इस तरह से देखिए, इस तरह से होती है ना। और आरएनए की जो ढांचा होती है, आरएनए की जो ढांचा होती है, आरएनए की जो ढांचा होती है इस तरह से होती है, ठीक है ना। ये देखिए, ये 2 ठे कुंडली है और ये 1 ठे कुंडली है, ठीक है ना। तो ये द्विकुंडलित संरचना है ना, और ये एक कुंडलित संरचना है, ठीक है। तो जेम्स वाटसन ने कहा था कि जो डीएनए होता है वो कैसा होता है? द्विकुंडलित संरचना होता है। डीएनए कैसा होता है? द्विकुंडलित, कुंडलित, कुंडलित संरचना होती है, द्विकुंडलित संरचना। इनकी संरचना यानी इसका प्रारूप, इसका कैसा मॉडल होता है? तो द्विकुंडलित संरचना। तो कुंडली क्या होता है? सांप होता है ना, कुंडली मार के बैठ जाता है, जिसे मोड़ मोड़ के बैठ जाता है तो उसको कुंडली बोलते हैं। तो उसी तरह से ये भी कुंडली मारा है तो इसको बोलते हैं कुंडली, डबल हेलिक्स बॉन्ड, है ना। ये द्विकुंडली संरचना है, और ये सिंगल हेलिक्स बॉन्ड होती है। ये एक कुंडली संरचना होती है, यह एक कुंडली संरचना होती है, यह एक कुंडलित, एक कुंडलित संरचना होती है, संरचना होती है। देखिए एक एक चीज़ मैं आपको पॉइंट्स पॉइंट्स पढ़ा रहा हूँ, आज पढ़िए, एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, उम्मीद है कि आपको एकदम अच्छे से याद हो जाएगा, ये मेरा आशा है। इसी आशा से मैं पढ़ा रहा हूँ। क्या है, मैं एक बार फिर रिवीजन करूँगा, घबराइए मत, क्या है, बहुत ज़्यादा कुछ तो है नहीं, ठीक है ना। तो द्विकुंडलित संरचना है, एक कुंडलित संरचना है और ये द्विकुंडलित संरचना है, ठीक है ना। अच्छा, ये जो बना है, ये 4 प्रकार के ये 4 प्रकार के नाइट्रोजन युक्त क्षार से मिलकर बना है, और ये भी 4 प्रकार के नाइट्रोजन युक्त क्षार से मिलकर बना है, ठीक है ना। क्या मैंने बताया कि जो ये आपका है, ब्लू किधर गया भाई? हाँ, यह 4 प्रकार के, यह 4 प्रकार के, 4 प्रकार के नाइट्रोजन युक्त क्षार से मिलकर बना है, नाइट्रोजन युक्त ना, नाइट्रोजन युक्त क्षार यानी बेस, नाइट्रोजन युक्त क्षार से मिलकर बना है, मिलकर बना है। यह 4 प्रकार के नाइट्रोजन युक्त क्षार से मिलकर बना है, और यह भी 4 प्रकार के नाइट्रोजन युक्त क्षार से मिलकर बना है, यह भी 4 प्रकार के नाइट्रोजन, यहाँ लिखे हैं, नाइट्रोजन युक्त क्षार से मिलकर बना है।
नाइट्रोजन युक्त क्षार से मिलके बना है। नाइट्रोजन युक्त क्षार से मिलकर बना है। बोलिए बात समझ में आ रही है? इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग लिख सकते हैं। यह भी 4 प्रकार के नाइट्रोजन युक्त क्षार से मिलकर बना है, ये भी 4 प्रकार के नाइट्रोजन युक्त क्षार से मिलकर बना है। अब आगे हम बात करते हैं, इसके बाद आगे चलते हैं। चलिए इसको रखते हैं इधर, आजा। ये क्या पास में आपको दिखना चाहिए, ठीक है ना? व्हाट इज दिस? क्या हुआ भाई? रुकिए, कुछ इशू हो गया, हो रहा है सही बस। बस आ जाएगा बस कुछ सेकेंड। सेव अनसेव्ड फाइल सेव हो रहा है, जो सेव नहीं हुआ था वही सेव हो रहा है। क्या हो यार? यहाँ हम लोग पढ़ ही लिए थे, ये भी पढ़ 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 लिए हैं, ये पढ़ रहे थे, ठीक है। चलिए इसको मैं अगले पेज पे ले लेता हूँ, ठीक। 9th देखिए, हाँ एक तरफ हमने आपको बताया था डीएनए और एक तरफ मैंने बताया आरएनए, डीएनए और आरएनए, ठीक है। ये था ऐसे, ठीक। चल भाई आजा, छोटा हो जा। देखिए मैंने बताया 4 प्रकार के नाइट्रोजन युक्त क्षार से मिलकर बना है। इसका देखो ए, कलर चेंज, हाँ एक नाम होता है ATCG। यह 4 प्रकार के नाइट्रोजन युक्त क्षार से मिलकर बना है, ATCG। और यह 4 प्रकार के नाइट्रोजन युक्त क्षार से मिलकर बना है ACG। बस अंतर क्या होता है, यहाँ T है, यहाँ U रहता है, AUCG ATCG, ठीक है ना। ए से होता है एडेनिन, एडेनिन अंग्रेजी में भी ऐसे ही लिखेंगे, हिंदी में भी ऐसे ही लिखेंगे, एडेनिन। टी से होता है थायमीन, थायमीन, ठीक। सी से होता है साइटोसिन, एक के ध्यान दीजिए, साइटोसिन, साइटोसिन। देखिए एक होता है साइटोकाइनिन, वो आपको हम पढ़ाएंगे प्लांट्स हार्मोन में, साइटोकाइनिन होता है, लेकिन यह है साइटोसिन। और जी से होता है ग्वानिन, जी से होता है ग्वानिन, ठीक। साइटोसिन और ग्वानिन। इसका नाम क्या है? इसका भी नाम एडेनिन है, एडेनिन, ठीक है। इसका नाम बस एडेनिन, इसका नाम भी साइटोसिन है, साइटोसिन, ठीक। और इसका नाम क्या है? ग्वानिन, इसका भी नाम। तो बदला क्या? ग्वानिन, बस ठीक है, ग्वानिन, बट ग्वानिन, ठीक है। तो बदला क्या है, ध्यान दीजिए, बदला जो ये जो साइटोसिन है, ये साइटोसिन है, ये साइटोसिन है, ध्यान दीजिए, ये साइटोसिन, यहाँ पे मैंने आपको बताया, हाँ चलिए, ये थायमीन है और यहाँ पे क्या होगा आपका, ये थायमीन है और और इसका नाम होता है यूरेसिल, यूरेसिल, बस यही चेंजिंग है कि यहाँ पे इसका नाम थायमीन है और इसका नाम यूरेसिल है। बोलो बात समझ में आ रहा है? तो ये कुछ बेसिक सी बातें थे। डीएनए का पूरा नाम मैंने आपको बताया कि डीएनए का पूरा नाम क्या होता है, डीऑक्सीराइबोसोम न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोसोम। इसका प्रारूप देने वाले, मॉडल देने वाले कौन थे? जेम्स वाटसन थे। और इसका मॉडल देने वाले कौन थे? इनका फ्रेडरिक मिसर थे, ठीक है ना। अच्छा ये भी 2 कुंडली संरचना है, यह 1 कुंडली संरचना है। यह 4 प्रकार के नाइट्रोजन एक क्षार से मिलकर बना है, यह भी 4 प्रकार के नाइट्रोजन एक क्षार से मिलकर बना। अच्छा ध्यान दीजिए, इसके बाद इसका कौन सा चारों नाम है? एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन और ग्वानिन। और इसमें क्या है? एडेनिन, बस यहाँ यूरेसिल हो गया, बाकी साइटोसिन ग्वानिन यहाँ भी है, साइटोसिन ग्वानिन यहाँ भी है, ठीक है ना मेरे भाइयों। बोलो बात समझ में आ रही कि ना?
ठीक है, अब ध्यान से देखते हैं आगे। अब बचा आपको, अब एक अकेले अकेले डीएनए पढ़ाते हैं। इतना बेसिक सी बातें थी जो दोनों में कंपैरिजन वाली बात थी। अब आपको हम पढ़ाते हैं बेसिक सी बात डीएनए के बारे में। चलिए इसको पेज को हम लोग करते हैं सेव, आगे चलते हैं। देखिए हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, केवल डीएनए के बारे में। अब वही हम लोग डीएनए के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। डीएनए के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। जो डीएनए है, डीएनए के ऊपर ही पाया जाता है आपके क्रोमोजोम। क्या पाया जाता है, क्रोमोजोम। क्रोमोजोम, क्रोमोजोम को हिंदी में बोलते हैं गुणसूत्र। गुणसूत्र, क्रोमोजोम को ही हम लोग हिंदी में बोलते हैं गुणसूत्र, ठीक है ना। डीएनए के ऊपर ही पाया जाता है क्या, ये सारी की सारी चीज़ें इस न्यूक्लियस के अंदर की बातें हो रही हैं, ये सारी की सारी यहाँ। यही होता है आपका डीएनए और यही होता है आपका आरएनए। यही होता है आपका डीएनए, यही होता है आपका आरएनए। डीएनए और आरएनए, ठीक है। आगे चल, ये जो गुणसूत्र है, ये जो गुणसूत्र है आपके, ये जो गुणसूत्र है, ध्यान दीजिए, गुणसूत्र है तो गुणसूत्र में ही ध्यान दीजिए। गुणसूत्र कितने होते हैं, सबसे पहली बात जो गुणसूत्रों की संख्या होती है, गुणसूत्रों की संख्या होती है, इस संख्या होती है 22 पेयर, 22 जोड़ी। ध्यान दीजिएगा, जैसे चप्पल हमारे पहनते हैं, चप्पल, चप्पल कभी सिंगल नहीं पहन सकते आप। एक चप्पल एक होता है, दो होता है, वो हमेशा एक कहते हैं तो मतलब एक जोड़ी है, दो कहते हैं तो मतलब दो जोड़ी है, तीन कहते हैं मतलब तीन जोड़ी है। उस तरह से जो गुणसूत्र होते हैं ये सिंगल नहीं होते, हमेशा पेयर्स में होते हैं। गुणसूत्र कभी सिंगल नहीं होते, पेयर्स होते हैं। सॉरी 22 नहीं 23 पेयर, सॉरी भाई, गुणसूत्र जो होते हैं 23 दूनी 46 होते हैं, 23 पेयर होते हैं, 23 पेयर होते हैं, ठीक है ना गुणसूत्र। अब जो गुणसूत्र होते हैं यह दो प्रकार के होते हैं, इस या उसके दो भाग होते हैं। गुणसूत्रों के दो भाग होते हैं, एक का नाम होता है आपका ऑटोसोम, एक का नाम होता है आपका ऑटोसोम। गुणसूत्र जो होते हैं एक का नाम होता है ऑटोसोम। हाँ भैया भाई, ऑटोसोम, ऑटोसोम। और एक का नाम होता है आपका आलोसोम। ऑटोसोम और आलोसोम। ऑटोसोम को हम लोग बोलते हैं हिंदी में ऑटोसोम ही बोलते हैं, ऑटोसोम, ठीक है। ये डीएनए की बात हो रही है। आलोसोम को हिंदी में भी आलोसोम ही बोलते हैं, ठीक है ना। ऑटोसोम और आलोसोम दोनों का हिंदी अंग्रेजी एक ही है, ठीक है। तो क्या लिखें जब दोनों का एक ही नाम है। चल भाई, काहे गुस्सा रहा है तू भी आ जा इधर। क्या लिखें, ऑटोसोम और आलोसोम दोनों एक ही होते हैं, ठीक है ना। क्या यार तुम लोग गजब के हो। तो अभी नए नए भाई पढ़ा रहे हैं, है ना। अभी जो है कि उतना अच्छे से नहीं है आता, इसलिए थोड़ा सा मिटाना पड़ रहा है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आलोसोम मार्कर पढ़ाते हैं, ये थोड़ा सा डिजिटल बोर्ड नया है अभी स्टार्ट किए हैं, ठीक है ना। ऑटोसोम और आलोसोम, ध्यान दीजिए। जो ऑटोसोम की संख्या होती है ये होती है 22 पेयर। किसकी, ऑटोसोम की संख्या और आलोसोम की, देखिए इसका संख्या जो होती है 22 पेयर होती है। ऑटोसोम की संख्या 22 पेयर होती है और ये होती है केवल एक पेयर, केवल एक जोड़ी, ठीक है ना। दोनों मिला कितने हो गए, 23 पेयर हो गए। ध्यान दीजिएगा, जो ऑटोसोम होता है, ये ऑटोसोम की मैं यहाँ लिख रहा हूँ ऑटोसोम, यह नर यानी मेल और फीमेल, यह नर प्लस फीमेल दोनों में सेम होते हैं, दोनों में क्या होते हैं, कॉमन होते हैं, दोनों में समान 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 होते हैं। कौन दोनों में समान होते हैं भैया, ऑटोसोम। अच्छा कैसे होते हैं, देखिए जैसे एक्स एक्स, देख रहे हैं ना, इसमें भी एक्स एक्स, इसमें भी एक्स एक्स, ऐसे कर करके 22 पेयर तक जाते हैं, दोनों में समान होते हैं। ऐसे कर करके 22 पेयर होते हैं, एक्स 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 एक्स, ऐसे करके 22 पेयर होते हैं। अच्छा, ये जो काम करते हैं या ये किसका दायित्व होते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये जो होते हैं ये कौन, ऑटोसोम। देखिए आपका फेस यानी आपका चेहरा कैसा बना है, ठीक है ना। आपके आई का रंग यानी आँख का रंग, आपके आँख का रंग कैसा होगा, देखिए जैसे आपके आँख का रंग कैसा होगा, जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा कि किसी जो है कि माँ बाप या माँ के आंखों का रंग एकदम गोरा है, सॉरी आंखों का रंग एकदम भूरा है,
तो बच्चे के भी आंखों का रंग हो सकता है भूरा हो सकता है पापा पे पड़ा हो तो काला हो लेकिन भूरा हो। ये आंखों का रंग ना, फेस जो चेहरे की बनावटी होती है, चेहरे की जो बनावटी होती है ये इसी पर निर्भर करती है। जैसे जब मेल और फीमेल के जब ओव्यूम और स्पर्म मिलते हैं तो जब एक साथ फर्टिलाइजेशन करते हैं उसके बाद शरीर का निर्माण होता है, तो ये सारी चीज़ें आपस में मिलती रहती हैं तब ना शरीर का निर्माण होगा, ये मिलती रहती हैं। तो ये क्या क्या काम करते हैं, ये आँख के रंग, त्वचा के रंग, जैसे मम्मी गोरी है तो लड़का भी उसका गोरा होगा, हो सकता है पापा गोरे तो लड़का भी पापा पे पड़ गया हो तो गोरा होगा, या पापा काले हैं तो लड़का भी काला हो जाएगा, मम्मी गोरी है तो लड़का भी गोरा हो जाएगा, इस तरह से होता है। ठीक है ना, त्वचा का रंग, ऐसा नहीं है कि मम्मी उसकी गोरी है, पापा भी गोरे हैं और लड़का काला हो गया, तो भैया उसके लिए विज्ञान फेल इसमें मैं नहीं बता सकता उसको। या हो सकता है दोनों जने कि काले हो लड़का गोरा हो गया, हो सकता है कुछ डिसबैलेंस हुआ हो। चलिए, आँख का रंग, त्वचा का रंग, ठीक है ना, त्वचा का रंग इसी पे डिपेंड करता है। चेहरे की आपकी बनावट कैसे होगी, आपके बाल के रंग कैसे होंगे, ठीक है ना, आपके बाल के रंग कैसे होंगे, आपके बालों के रंग कैसे होंगे, ये इसी पर डिपेंड करता है। देखिए, बाल का रंग, ठीक है ना, बाल का रंग, ये सारा का सारा इसी पर दायित्व होता है। यानी ऑटोसोम का काम होता है के लिए दायित्व होता है। कौन दायित्व होता है, ऑटोसोम दायित्व होता है। कौन दायित्व होता है, ऑटोसोम, ऑटोसोम होता है, दायित्व होता है। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं, बहुत अच्छे से, कोई बात नहीं। मैंने बताया आपको कि जो क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम के दो पार्ट होते हैं, एक होता है ऑटोसोम, एक होता है आलोसोम। ऑटोसोम जो होता है वो 22 पेयर में होता है, ये 22 पेयर में दोनों में समान होता है, मेल और फीमेल दोनों में समान होते हैं। जैसे एक्स 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 एक्स, यहाँ देख रहे हैं ना, ये एक्स 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 सब कितना रहेंगे, 22 पेयर, ठीक है ना। आपने देखा होगा जैसे किसी का जैसे लड़का पैदा होता है तो हो सकता है उसका कान ही गायब हो, तो ये 22 पेयर में भी हो सकता है एक पेयर ना मिला हो। समझ आ रही मेरी बात, हो सकता है इसका कान या नाक दूसरे तरह से बन गया हो, या नाक के ऊपर देखते हैं ऐसे बन जाता है, मतलब अजीब तरह से चेहरा बन जाता है। उसके लिए कौन दायित्व होता है, यही दायित्व होता है। सब कुछ शरीर में जीता ना, अभी बनावटी हो रही, जैसे लोग कहते हैं ना कि ग्रहण लगा, ग्रहण नहीं लगता है मेरे भाई। लोग गाँव देहात में बोलते हैं कि जो है कि फलाने का लड़का को ग्रहण लगा है, ग्रहण नहीं लगता है, ये क्रोमोसोम की दिक्कत होती है, क्रोमोसोम में ऑटोसोम की दिक्कत होती है, अरहन ग्रहण नहीं लगता है, ठीक है ना। अब आपके हिसाब से लगता होगा लेकिन मेरे विज्ञान के हिसाब से नहीं लगता है, ठीक है ना। अच्छा, जो आलोसोम होता है, आलोसोम एक पेयर होता है, ये मेल में अलग और फीमेल में अलग होता है, ये मेल में अलग और फीमेल में अलग होता है। ध्यान दीजिए, ये मेल में अलग, ये एक ही जोड़ी है बच्चा, एक ही जोड़ी, तो ये मेल में एक जोड़ी अलग होता है, फीमेल में एक जोड़ी अलग होता है, ठीक है, मेल में अलग और फीमेल में अलग, मेल में अलग और फीमेल में अलग। देखिए, मेल जो होता है, मेल में क्या होता है, हाँ, नहीं इधर आ जाओ, इधर, ठीक है। देखिए, ये जो मेल होता है तो मेल में एक्स होता है और वाई होता है मेल में, और फीमेल में एक्स और एक्स ही होते हैं, ठीक है। इनका मेन काम क्या होता है, इनका मेन काम लिंग निर्धारण करना होता है, लिंग निर्धारण, लिंग निर्धारण, लिंग निर्धारण, सेक्स डिटरमाइनर का काम करते हैं, ये सेक्स डिटरमाइनर का काम करते हैं, डिटरमाइनर यानी होने वाला बच्चा का लिंग नर होगा या मादा, ये सेक्स डिटरमाइनर काम करते हैं, लिंग निर्धारण का काम करते हैं। आगे देखिए बताते हैं आपको, ठीक है, लिंग निर्धारण का काम करते हैं। अब कैसे लिंग निर्धारण करते हैं ये आपको मैं बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए। आलोसोम के बारे में हम आपको बात कर रहे हैं। देखिए, जैसे आप देखे हैं आलोसोम, आलोसोम, ठीक है, आलोसोम मैंने आपको क्या बताया कि आलोसोम जो बनते हैं पेयर, आलोसोम अलग नर में और मादा में अलग होते हैं, ठीक है। ये मान लीजिए मेल है, ठीक है, और ये हो गया आपकी फीमेल, ठीक, ये हो गई आपकी फीमेल, नर और मादा हो गए। ध्यान दीजिए, नर में मैंने आपको बताया कि एक्स वाई होते हैं, नर में मैंने आपको बताया कि एक्स वाई होते हैं, ठीक है, नर में आपको एक्स वाई होते हैं, एक्स होता है और वाई होता है, और यहाँ क्या होते हैं, एक्स होते हैं और एक्स ही होते हैं, ये एक जोड़ी है, ठीक है ना। अच्छा, देखिए अब ध्यान से समझिएगा। देखिए, जैसे मान लीजिए ये एक्स जब शरीर बन रहा था, ठीक है ना, तो ये एक्स है, ठीक, और ये इस वाले एक्स के साथ जब आके मिलेगा, जब ये एक्स है
इस वाले एक्स के साथ मिलेगा, ठीक है। चल भाई तू हट, लाइन लेते हैं, ठीक है। किधर गया किधर गया किधर गया किधर किधर किधर, सौ सेप 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 शेप आ जाओ, 2D आ जाओ, 2D 2D 2D। लाइन कहाँ है भाई, लाइन तो है ही नहीं इसमें, देखा। हाँ ठीक है, तो देखिए ये क्या भाई, चल हट भाई तू भी, मैं ऐसे ही कर लूँगा, हटो। चलो देखो देखो, अगर ये x है, ठीक है, और इसका भी x मिला, ठीक, इसका भी x मिला, तो क्या बना, x और x, ठीक। अगर ये x है, देखिए अब पहला वाला मिल गया, अब दूसरा वाले से मिला रहे हैं, ये भी आके x ही मिल गया, x और x, ठीक। देखिए तो ये पहला वाला x और x गया, उधर से दोनों हो गए, इधर से केवल एक हुआ। x इस किसकी कैटेगरी है, फीमेल की, यानी होने वाला बेबी कैसी होगी, गर्ल होगी। होने वाली बेबी कैसी होगी, गर्ल होगी, लड़की होगी, लड़की होगी। होने वाली बेबी जो होगी गर्ल होगी, गर्ल, ठीक। यहाँ भी गर्ल, होने वाली बेबी कैसी होगी, गर्ल। लेकिन ध्यान दीजिए कि जब हम वाई, मेल का वाई जब मिलाते हैं इसके एक्स से, तो क्या होता है, एक्स वाई लिखे चाहे वाई एक्स लिखे, कोई अंतर नहीं है, ठीक है। यहाँ से फिर वाई लिए और सेकेंड वाले के साथ मिलाए, तो फिर यहाँ क्या हो गया, एक्स से वाई हुआ, यहाँ एक्स है यहाँ वाई है। ये होने वाला बच्चा कैसा होगा, बॉय होगा। यहाँ होने वाला बच्चा क्या होगा, बॉय होगा। बोली बात समझ में आ रही है कि नहीं, साफ साफ दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। देखिए आप समझिए, ये एक्स गया, इसके साथ मिला पहला, दूसरा वाला एक्स में एक्स गया, उस वाले एक्स के साथ मिला, तो ये एक्स एक्स हुए तो गर्ल हुई, एक्स एक्स हुए तो भी गर्ल, एक्स वाई हुए तो बॉय, और एक्स वाई हुए तो बॉय। आप एक चीज़ ध्यान दिए होंगे, यहाँ नोटिस किए होंगे कि मेरे प्यारे भाइयों, ये जो लिंग निर्धारण कर रहा है, इसमें ध्यान से देखिए, तो भैया मेल का एक्स वाई जा रहा है, लेकिन फीमेल का तो एक्स एक्स है। फीमेल में कोई चेंजिंग हुआ है, नहीं हुआ है। देखो इससे क्या मतलब, यानी जो लिंग निर्धारण के लिए मेन दायित्व होता है वो यही होता है, यानी जो मेल होता है ना, लिंग निर्धारण के लिए यही दायित्व होता है। लिंग निर्धारण के लिए इसी का जो है कि आलोसोम जो है कि दायित्व होता है। निर्धारण केवल मेल शरीर पर, मेल आलोसोम पर निर्भर रहती है, मेल आलोसोम पर निर्भर रहती है। बोलिए बात समझ में आ रही कि ना, निर्भर रहती है। मेरे भाई लोग देखते हैं, जैसे किसी के घर में लड़की पैदा हो जाती है तो लोग है ना अपने बहू को जब बड़े उल्टा दिमाग से देखते हैं, लड़की पैदा हो गई है, लेकिन वास्तविकता क्या है, हकीकत क्या है, आप लोग पढ़ लिए। अब किसी घर लड़की पैदा हुई, अगर उसकी सास अपने पतों को यानी बहू को अटपट बोलेगी, तो उस सास को पकड़िएगा, उसको कोने में लेके जाइएगा, बोलेगा इधर आओ, तुझे बायोलॉजी पढ़ाते हैं, ये पूरा डेटा उसको दिखाइएगा। अगर पढ़ी लिखी होगी तो समझ जाएगी, ठीक है ना। यानी इसमें फीमेल का कोई कैरेक्टर नहीं होता है कि होने वाला बच्चा लड़का होगा कि लड़की होगी। क्यों, क्योंकि भाई तू जो लेके आएगा मैं मिलाऊंगी, बात खत्म। जो लेके आएगा इसका मिलेगा, इसका तो दोनों में एक्स ही एक्स मिलने हैं, इसका एक्स वाई मिलना है। अगर इसका वाई गया तो हो गया लड़का, एक्स ही गया तो हो गई लड़की। यानी होने वाला जो बच्चा होगा, लड़का होगा कि लड़की होगी, उसके लिए कौन जिम्मेदार होता है, उसके लिए केवल और केवल आदमी जिम्मेदार होता है। नेहरू जी जिम्मेदार नहीं है, जैसे मोदी जी कहते हैं ना, हम नहीं जिम्मेदार है, मोदी जो नेहरू जिम्मेदार है इस काम के, जब घाटा होता है तो, ठीक है। तो वैसे किसका जिम्मेदारी है, इसका है। तो बोलिए बात समझ में आई कि ना। मैंने आपको अभी जस्ट पढ़ाया, चलिए एक बार तुमको आपको भैया सभी लोगों को देख लो, ठीक है। पेज नंबर 1111 मैंने बताया आपको सेल की स्टडी क्या कहलाती है, साइटोलॉजी। सेल का जो डेफिनेशन होता है मैंने आपको बताया कि किस तरह से सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होता है, क्योंकि भैया सबसे पहले फीमेल, देखिए मेल फीमेल का बनता है स्पर्म ओव्यूम, तो ये भी एक प्रकार का सेल ही, मैंने आपको बताया ही, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको ये पढ़ाया कि जो इसकी स्टडी होती है साइटोलॉजी होती है। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, सेल इज द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ लाइफ, ठीक है ना।
मतलब जीवन की मूलभूत इकाई को कोशिका कहते हैं, जीवन की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई को भी कोशिका कहते हैं। फिर मैंने बताया इसकी खोज किसने किया था, इसकी खोज की था रॉबर्ट हुक ने, लेकिन मरी हुई थी, लगे रोने बेचारे वो मरने के बाद। तो क्या हुआ, एंटोनी ल्यूवेनहाइक बोले भैया रो मत, जीवित कोशिका की मैं खोज कर देता हूँ। प्लांट्स में किए, अनियन बर्ड में, एनिमल में किए, किसमें, मंकी में, मंकी के दांत में, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया ब्रह्मांड में सबसे बड़ी जो होती है शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, सबसे जो छोटी होती है माइक्रोप्लाज्म गैस स्पेक्ट्रम होता है, जो सबसे लंबी होती है मानव में वो ब्रेन की सेल होती है, न्यूरॉन सेल ना, ब्रेन की सेल होती है न्यूरॉन सेल, और जो सबसे छोटी होती है वो शुक्राणु होती है, मानव की शुक्राणु होती है, और जो सबसे बिगेस्ट होती है वो फीमेल की होती है। बोली बात समझ में आ रही है। आगे चलते हैं। मैंने बताया कि आर्गन कितने होते हैं कोशिका के अंग, कोशिका के अंग 3 होते हैं, कोशिका कला होता है ना, फिर उसके बाद केंद्रक होता है, सेल वॉल होता है, हाँ सॉरी, कोशिका कला में 2 चीज़ होता है, सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल, ठीक है ना। सेल वॉल कोशिका, देखते रहिए, समझते रहिए, मैंने आपको ये चीज़ बताई ना, मैंने ये आपको दिखाई दे रहा है ना भैया, सही सही, ठीक है, ठीक 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 दिखाई दे रहा है। देखिए फिर मैंने आपको बताया कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति मैंने पढ़ाया। कोशिका भित्ति के बाद फिर मैंने आपको बताया सेल मेम्ब्रेन क्या होती है। देखिए ये प्लांट्स और एनिमल दोनों में पाई जाती है, ठीक है ना। ये फास्फोलिपिड्स की बनती है, ये सुरक्षा देने का काम करती है। फिर यहाँ से देखिए, फिर यहाँ से मैंने आपको बताया कि सेल वॉल क्या होती है, ये केवल प्लांट्स में पाई जाती है। देख रहे हैं, ये केवल प्लांट्स में, या पादप का कोशिका का भारी आवरण होता है, ठीक है ना। ये किसका बना होता है, सेलुलोज, जिसमें पानी की मात्रा 0% होती है, इसलिए शरीर का सबसे कठोरतम अंग होता है, ठीक है। इसका फंक्शन जो होता है सुरक्षा देने का काम करता है, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बताया न्यूक्लियस सबसे बीच में जो पाया जाता है वो न्यूक्लियस होता है, केंद्रक, केंद्रक का नहीं, केंद्रक, चल 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 जल्दी चल, केंद्रक, केंद्रक का गलती से लिख दिए थे, ठीक है ना। केंद्रक होता है, यह 2 प्रकार के अम्लों से मिलकर बना है, डीएनए और आरएनए, ठीक है। मैंने आपको बताया कि डीएनए क्या होता है, डीऑक्सीराइबोसोम न्यूक्लिक एसिड होता है ना। उसके बाद इसका मॉडल जेम्स वाटसन ने क्रिक ने दिया था। यह द्विकील संरचना है, ये 4 प्रकार के क्षार से, नाइट्रोजन युक्त क्षार से मिलकर बना है। इसमें मैंने बताया राइबोसोम न्यूक्लिक एसिड इसका नाम है। फ्रेडरिक मिशन ने इसका मॉडल दिया था, उन्होंने कहा था कि एक कोरिलेट होती है। उसके बाद यह भी 4 प्रकार के नाइट्रोजन युक्त क्षार से मिलकर बनी है। फिर मैंने बताया कि ये 4 प्रकार के नाइट्रोजन कौन है, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और ग्वानिन। इधर क्या है, एडेनिन, यूरेसिल, बस थाइमिन की जगह पर क्या आ गया, थाइमिन की जगह देखिए थाइमिन था, थाइमिन की जगह क्या आ गया, यहाँ पे यूरेसिल आ गया, ठीक है ना। थाइमिन की जगह क्या आ गया, यूरेसिल आ गया, ठीक। आगे चलते हैं। फिर मैंने बताया कि डीएनए और आरएनए में जो होते हैं, डीएनए के ऊपर क्या होते हैं, क्रोमोजोम, क्या होते हैं, गुणसूत्र होते हैं। डीएनए के ऊपर गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्र की संख्या 23 पेयर होती है। ध्यान दीजिए, ये पेपर में आया हुआ था कि गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 46 होती है, यानी 23 जोड़ी होती है। इसके 2 प्रकार होते हैं, एक आटोसोम, एक आलोसोम। एक आटोसोम, एक आलोसोम होता है। आटोसोम की संख्या 22 पेयर होती है। यह फेस, आँख, रंग, फेस का जो बनावटी होती है, आँख का रंग होता है, त्वचा का रंग, बाल का रंग, ये सारे के लिए दायित्व कौन होता है, ये आटोसोम होता है। और आलोसोम क्या करता है, आलोसोम की संख्या देखिए दोनों में अलग अलग होती है, दोनों में अलग अलग पाए जाते हैं, ठीक है ना। एक्स और एक्स वाई, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बताया कि जब एक्स से एक्स मिलेगा तो लड़की होगी, एक्स से एक्स मिलेगा तो लड़की होगी, वाई से एक्स मिलेगा तो बॉय होगा, वाई से एक्स मिलेगा तो भी बॉय होगा, ठीक है ना। ये चीज़ें हैं, आपको आगे की बात बताते हैं। फिर देखिए 12वां पेज पर देखते हैं हमको अब आपको बताएंगे हम आरएनए के बारे में। आरएनए के बारे में, ठीक है ना। जो आरएनए होता है, आरएनए के बारे में मैंने आपको सब कुछ बता ही दिया था, ठीक है ना। इसका मॉडल किसने दिया था, फ्रेडरिक मिशन ने। 4 प्रकार के एसिडों से मिलकर बना है, हेन सब कुछ बता दिए थे। अब आपको बात करते हैं आरएनए के प्रकार। जो आरएनए के प्रकार होते हैं, ध्यान दीजिए, आरएनए के जो टाइप्स होते हैं, काहे नहीं मिलते हो तुम लोग, हैं काहे नहीं मिलते हो, मिल जाओ यार। हाँ चलिए, आरएनए के 3 प्रकार होते हैं। आरएनए के जो प्रकार होते हैं वो 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1 आपका होता है mRNA, एक होता है mRNA, एक होता है rRNA, rRNA, और एक होता है आपका tRNA, tRNA। आरएनए के 3 टाइप होते हैं, mRNA, rRNA, tRNA। एम से होता है, एम से होता है एम 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 विटामिन एम, विटामिन एम नहीं होता है, विटामिन एम हार्मोनी होता है, ध्यान दीजिए। एम से होता है मैसेंजर, बहुत हल्का है, कौन सा लूँ, कौन सा, रेड। एम से होता है मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए, ठीक है। मैसेंजर का मतलब होता है संदेश वाहक,
संदेश वाहक, ठीक। इसका होता है राइबोसोम आरएनए, राइबोसोम आरएनए, ठीक, राइबोसोम आरएनए। इसको बोलते हैं संश्लेषित संश्लेषित, ऐसे नहीं लिखते हैं, संश्लेषित आरएनए, ठीक है ना। और इसको बोलते हैं ट्रांसपोर्शन आरएनए, ट्रांसपोर्शन आरएनए। इसको बोलते हैं परिवहन, परिवहन आरएनए, परिवहन आरएनए, ध्यान दीजिए। हाँ, संदेशवाहक आरएनए, संश्लेषित आरएनए और परिवहन आरएनए, 3 आरएनए होता है। आप देखिए ध्यान से समझिएगा कि मैसेंजर का मतलब होता है संदेशवाहक, संश्लेषित का मतलब होता है बनाना। आप कभी भी अगर राइबोसोम वर्ड सुन लेना, याद रख लेना, चाहे राइबोसोम सुन लो, चाहे राइबो सुन लो, चाहे राइबोज सुन लो, ये तीनों में से कोई भी, शायद कोई भी नाम सुन लो, आप सुन लीजिए, आप कोई भी नाम सुन लेना, हाँ, कोई भी नाम सुन लेना, इसका मतलब ही होता है, इसका मतलब ही होता है प्रोटीन से संबंधित, ये प्रोटीन से ही मतलब होता है। राइबोस शब्द का मतलब ही तो प्रोटीन, ठीक है ना। तो देखिए ये हम जैसे शरीर में, अब देखो हम पढ़ा रहे हैं आपको, तो मुझे किस शरीर के किस अंग में जान चाहिए, मुझे जीभ में जान चाहिए और ब्रेन में जान चाहिए। जीभ में बोलने के लिए, फेफड़े में से आवाज़ निकालने के लिए, ब्रेन लगाने के लिए, ये आवाज़ के लिए। तो देखिए, तो मेरे शरीर में यहाँ का होगी कमी होगी, किसकी, एनर्जी की, एनर्जी कमी होगी। ये कौन संदेश बताएगा, ये ब्रेन के पास संदेश लेके कौन जाएगा, ये mRNA जाएगा। mRNA जाएगा, कहेगा भैया देखो उनके पास जो है ना कि एनर्जी चाहिए, एनर्जी की कमी हो रही है। बोली बात समझ आ रही है। वो जाएगा बोलेगा भैया उनके शरीर में क्या हो रही है, कमी हो रही है, शरीर में कमी हो रही है, ठीक है। तो ये अपना संदेश लेके गया ब्रेन के पास, ब्रेन है ना फिर आरएनए को कहेगा कि भैया आरएनए तुम क्या कर रहे हो, संश्लेषित करो, बनाओ, ठीक है। तो ये संदेश पहुंचाने का काम करता है, ये संदेश पहुंचाने का काम करता है, पहुंचाने का काम करता है। और ये क्या करता है, कहेगा ठीक है हम बनाते हैं सरकार, ना बनाने का काम करता है सरकार, आपके आदेश सर आंखों पे, ठीक, कहेगा ठीक है सरकार हम बना देते हैं। जब ये बना लिया, तो बना लेगा तो ब्रेन कहेगा कि भैया तो सोया है क्या, टीआरएनए काम कर, ये उठा, ये बनाया है ना, कौन बनाया है, आरआरएनए बनाया है, क्या बनाया है, प्रोटीन बनाया है। अच्छा प्रोटीन बना दिया है, हाँ तो हमें कहाँ लेके जाना है सरकार, तो भैया उदय प्रताप पढ़ा रहे हैं, उनको जीभ में एनर्जी चाहिए, उनको ब्रेन में एनर्जी चाहिए, उनके ब्रेन में जल्दी से लेके जाओ, उनके एनर्जी दो, उनके जीभ में दो, ताकि बच्चों का वो लोग भला कर सकें, उन लोग बच्चों को पढ़ा सकें, ठीक है। तो ये क्या करता है, परिवहन करने का काम करता है। परिवहन का मतलब आगे बढ़ाने का काम करता है, ट्रांसपोर्शन करने का काम करता है। बोलिए बात समझ में आई। तो ये है आपका आरएनए के टाइप्स के बारे में, आपको आरएनए में इतना ही पढ़ना था, ठीक है। वीडियो काफ़ी लंबा मुझे दिख रहा है, 1 घंटा 17 मिनट 37 सेकेंड हो चुका है लगभग। अगर आप लोग की इजाज़त हो तो आगे बढ़ें भाई, मैं आगे बढ़ा दूंगा, लेकिन आप लोग पढ़ते रहिएगा तबे मज़ा आएगा। आज कहिए तो मैं कोशिका पूरा ख़त्म कर देता हूँ, लेकिन आप पूरा पढ़िएगा, ठीक है ना। तो आपको पढ़ना क्या है, केंद्रक आपको मैंने पढ़ा दिया, कोशिका कला पढ़ा दिया, केंद्रक खत्म हो गया। अब बचा है आपको क्या चीज़, कोशिका द्रव बचा है, कोशिका द्रव बचा है, कोशिका द्रव। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, कोशिका द्रव के बारे में हमको पढ़ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कोशिका द्रव, कोशिका द्रव्य, ठीक, कोशिका द्रव्य पढ़ना है, ठीक है। कोशिका द्रव, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, साइटो में तो बताए थे आपको, कोशिका, प्लाज्म मतलब होता द्रव्य, ठीक है ना। हमको साइटोप्लाज्म पढ़ना है। देखिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है ना। अगला बार मैं आपको कोशिका द्रव एक वीडियो में ख़त्म कर दूंगा। और देखिए आप, हम लोग का ये चैनल है करियर अड्डा, ठीक है ना, करियर अड्डा, है ना, 3.0 है। हालांकि 2.0 से चैनल बना था, इसलिए हमने इसको नाम दे दिया 3.0। और आप लोग इस बात को ध्यान दीजिए, सपोर्ट कीजिए। जो आपके रिलेशन में हो, चाहे आपका दोस्त हो, मित्र हो, उसको नहीं पता है सेल क्या होता है,
आप उसको क्या करिए, ये वीडियो दिखाइए, उसको पढ़वाइए, ठीक है, आपकी जिम्मेदारी है, और हमें सपोर्ट कीजिए, ठीक है ना, करियर अड्डा ना। और मेरा नाम है उदय प्रताप, और मैं इस बार कोशिश करूँगा कि आपको पूरा जो है कि सिलेबस कंप्लीट दूँ, पूरा कोशिश क्या, मैं पूरा इस बार दूंगा, डेली का डेली आप पढ़ते रहिएगा, मैं आपको इस बार पूरा दूंगा। लगभग 30 से 40 वीडियो में मैं आपको पूरा टॉपिक, हो सकता है कोशिश करूँगी कवर हो जाए, 30 से 40 वीडियो में आपको पूरा कोशिश करूँगा कि कवर हो जाए पूरा बायोलॉजी का जो है कि इधर वाला क्या बोलते हैं इसको, सेल वगैरह, और आर्गन सिस्टम वाला, और रिप्रोडक्शन वाला, मतलब वही चीज़ ना, ये सब कंप्लीट कर, ज़्यादा से ज़्यादा मैं कोशिश करूँगा कंप्लीट हो जाए, मतलब जूलॉजी वाला पार्ट ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लीट हो, फिर बोटेनी का लेके आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, और सपोर्ट बनाए रखिए। लव यू, बाय बाय।